राधे राधे दोस्तों। भारत ने आखिर न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में ऐसा क्या अचीव कर लिया है कि भाई न केवल भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है और वो लोग भी भारत की यहां पर तारीफ कर रहे हैं जो कि अमूमन भारत की बुराई किया करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बड़ा वाला कांड कर दिया है, बड़ा माइलस्टोन अचीव कर दिया है। कितना बड़ा अचीव किया है आप इस एग्जांपल से बस समझ लीजिए फिलहाल कि यहां पर भारत ने जो अचीव किया है उसको यूएस अब तक अचीव नहीं कर पाया। यूएस ने उस प्रोग्राम को बंद कर दिया, जापान, फ्रांस, ये सब फेल हो गए भाई साहब। उस काम को यहां पर भारत ने कर दिया है और इनसे काफी कम लागत में भारत ने कर दिया है। अब तक भारत के अलावा एकमात्र ऐसा देश है रसिया जो कि इस काम को कर पाया है। तो केवल रसिया को सफलता मिली है और दूसरे नंबर पे हमारा प्यारा देश भारत है जिसको यहां पर सफलता मिली है। और इसी कारण से जैसे ही ये खबर आई यहां पर पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी है। अब चलिए हम लोग जरा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में ऐसा कौन सा धमाका कर दिया है भैया कि पूरी दुनिया में इस धमाके की खबर गूंज रही है। सबसे पहले हेडिंग पे नजर डालिए, क्या बोलता है हेडिंग? हेडिंग यह बोल रहा है कि इंडिया मार्क्स मेजर न्यूक्लियर माइलस्टोन एज इंडिजिनसली बिल्ट फास्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन तमिलनाडु कालपक्कम अटेन्स क्रिटिकलिटी। तोड़ के समझिए इस हेडलाइन को। अभी यहां पर भारत के तमिलनाडु के कालपक्कम में भारत द्वारा बनाया गया एक PFBR है, यानी कि ये एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसने क्या किया? इसने क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है। अब ये PFBR यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है और ये क्रिटिकलिटी क्या होती है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप लोग समझे तो यहां पर नरेंद्र मोदी ने इसको समझाया भी है अपने ट्वीट में। दिस एडवांस रिएक्टर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, और इसी को बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या करता है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जितना फ्यूल उसको दिया जाता है, ठीक है, उस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जितना फ्यूल की सप्लाई हो रही है उससे ज्यादा फ्यूल वो क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। उससे ज्यादा फ्यूल वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसी को क्या बोल रहा है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और ये क्या है? ये एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। मतलब भारत अभी केवल एक्सपेरिमेंट करने के पर्पस से एक तरीके से इसको बनाया है, बहुत बड़े लेवल पे भारत ने नहीं बनाया। जब यहां पर पूरी तरीके से सफलता मिल जाएगी तब भारत क्या करेगा? इसको एक बृहद लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे बनाएगा। इसी कारण से क्या बोला गया? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां पर है? तमिलनाडु के कालपक्कम में, जिसने क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया। मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा सा और गहराई में घुसते हैं ताकि आपको थोड़ा और मजा आएगा, आपका ज्ञान और ज्यादा बढ़ेगा। अब यहां पर देखिए हमने डिस्कस कर लिया इस मैटर को कि केवल अब तक रसिया ने इसको अचीव कर पाया है। उसके अलावा रसिया इस पे कमर्शियल लेवल पे काम कर रहा है। उसके अलावा यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स $10 बिलियन लगा के भाई पीछे हट गया कि नहीं हो पाया इनसे। फ्रांस फेल हो गया, जापान फेल हो गया, चाइना भी इस पे काम कर रहा है। मतलब ये सारे बड़े बड़े देश फेल हो गए हैं, लेकिन हमें यहां पे सफलता मिली। तो समझ लीजिए कि हम कहीं ना कहीं इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। महारत हासिल करने के कदम में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो भारत ने जो पैसा खर्च किया, इनका लगभग $1 बिलियन भारत ने खर्च करके अटेन कर लिया और ये $10 बिलियन खर्च करके अचीव नहीं कर पाए थे ये काम। तो समझिए कि भारत ने कितने कम पैसे में ये कारनामा कर दिया। और इसके लिए ही तो हम जाने जाते हैं, कम पैसे में एकदम गुणवत्ता वाली चीज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। अब यहां पर ये जो सारा भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, अब देखिए भारत में ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स है नहीं है भाई। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत में, बहुत जगह है, कालपक्कम काकड़ापाड़ा वगैरह बहुत जगह है। तो भारत में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, उसको बहुत पहले ही 1954 में ही समझ लीजिए होमी जहांगीर भाभा, जिनको समझ लीजिए भारत के न्यूक्लियर एनर्जी का पिता माना जाता है, भारत के न्यूक्लियर साइंस का पिता माना जाता है, होमी जहांगीर भाभा ने आज से कई साल पहले 1954 में ही भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोग्राम है, उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया था। आज नहीं, बहुत पहले ही, समझ गए? तो एक ब्लूप्रिंट इन्होंने ही तभी दे दिया था। और ये जो 3 स्टेज का भारत का न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोग्राम इन्होंने दिया था 3 स्टेज में, उसमें पहले स्टेज में क्या है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां भी हमारे कई सारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहां पर मेनली अगर आप लोग भारत में देखेंगे
तो मेनली प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर से ही हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मेनली इसी का इस्तेमाल होता है। तो अब तक हम फर्स्ट स्टेज में थे, अब हम कहां पर चले हैं, इस सेकेंड स्टेज में हमें सफलता मिल चुकी है, और जब यहां पर हम और भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम कहां बढ़ जाएंगे, थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ जाएंगे। समझ गए आप? तो अब तक इससे पहले हम कहां थे, फर्स्ट स्टेज में थे। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है आप समझिए, यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में क्या होता है, तो यहां पर जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है वो नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब नेचुरल यूरेनियम को देखिए, इसमें होता क्या है, नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 भी होता है और यूरेनियम 238 भी होता है। समझ में आया? अब ये जो यूरेनियम 235 है ना, ये तो फिजाइल होता है। फिजाइल मतलब क्या होता है, फिजाइल मतलब समझिए ये वो सब्सटेंस हो गया, ये वो एटम हो गया जो कि अपने आप न्यूक्लियर रिएक्शन कर जाएंगे। समझ गए? इतने फिजाइल होते हैं, ये इतने अग्रेसिव होते हैं, ये अपने आप कर जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे? और वही बात करें जो यूरेनियम 238 होता है, वो एक समझ लीजिए आप, ये फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल मतलब यहां पर देखिए लिखा हुआ कहीं, जैसे यूरेनियम 238 हो गया, ये क्या हो गया, ये फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल मतलब क्या हो गया, फर्टाइल मतलब इनमें भी कैपेसिटी होती है कि ये भी जो है एक न्यूक्लियर फ्यूल का काम कर सकते हैं, ये भी फिजाइल बन सकते हैं, लेकिन अपने आप नहीं, किसी और की मदद से। मतलब ये फर्टाइल होते हैं, इनमें कैपेबिलिटी होती है। समझ गए आप लोग? तो उस तरीके से देखें तो कुछ जो फिजाइल मटेरियल होते हैं, कुछ जो फिजाइल फ्यूल होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल, उसमें यूरेनियम 233 होता है, यूरेनियम 235 होता है, प्लूटोनियम 239 होता है, ये फिजाइल होते हैं। और वही फर्टाइल की बात करें तो यूरेनियम 238 हो गया, थोरियम 238 हो गया। समझे आप लोग? अब यहां पे नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 होता है और यूरेनियम 238 होता है। नेचुरल यूरेनियम में जो यूरेनियम 238 होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 99.3%, और 0.7% ही U235 होता है, केवल 0.7%। मतलब जो फिजाइल मटेरियल हो गया U235 वो बहुत कम, और जो फर्टाइल U238 हो गया वो बहुत ज्यादा। अब होता क्या कि इसमें नेचुरल यूरेनियम दिया जाता है स्टेज 1 में, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में। अब यहां से जब इनका रिएक्शन चालू होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के अंदर, तो होता क्या है, यहां से एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इसके साथ ही साथ जो यूरेनियम 235 उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब ये जो U238 है उसमें उससे क्या हो गया, वो एक और न्यूट्रॉन को लेता है, बहुत ही हाईली चार्ज न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो उस न्यूट्रॉन को लेता है, और उस न्यूट्रॉन को लेने के बाद ये जो U238 है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लूटोनियम 239 में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि क्या बन जाता है, यहां से U238 किसमें बन जाता है, प्लूटोनियम 239 में। U238 क्या है, एक फर्टाइल मटेरियल, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। तो हम जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के तहत स्टेज 1 में अब तक काम कर रहे थे, वहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, इसके साथ ही साथ स्टेज 2 के लिए जो फ्यूल है वो भी हम लोग लगातार बना रहे हैं। और इसके अलावा डिप्लीटेड यूरेनियम भी यहां पर मिलता है। डिप्लीटेड यूरेनियम क्या हो गया, ये यूरेनियम का वो समझिए वैसा यूरेनियम होता है जो कि बहुत हैवी होता है, और इसके साथ साथ ये और भी कम मतलब और भी कम इसमें फिजिबिलिटी के वो चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें यूरेनियम 238 की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लगभग 99.7% समझिए इसमें यूरेनियम 238 आ जाता है, बहुत कम यूरेनियम 235 बचता है डिप्लीटेड यूरेनियम में। समझ गए? तो ये भी प्रोड्यूस होता है, प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में। यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां से हम लगातार प्लूटोनियम निकाल रहे थे, यूरेनियम निकाल रहे थे, प्लूटोनियम निकाल रहे थे, यूरेनियम निकाल रहे थे, और ये जो हम बनाए थे अपना प्रोटोटाइप, यहां पर ये यूरेनियम ये प्लूटोनियम की सप्लाई कर रहे थे। अब ये जो स्टेज 2 है हमारा, जहां पर हमको सफलता मिली है, यहां पर हम एज अ फ्यूल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर तो नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ साथ मॉडरेटर के तौर पे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में हम लोग हैवी वाटर इस्तेमाल करते हैं, D2O इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहां पर कोई मॉडरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एज अ फ्यूल यहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं स्टेज 2 में, यानी कि जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर जो ये क्या हो गया, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये हो गया हमारा स्टेज 2 PFBR, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ फ्यूल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर यूरेनियम का और प्लूटोनियम का एज अ फ्यूल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और दोनों ही कहां से मिल जा रहा है, यहीं से मिल जा रहा है भाई। ये जो हमारे यहां पे एक तरीके से वेस्ट हो गया वो हम यहां पर एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? प्लूटोनियम हमको यहीं से मिल जा रहा है, और डिप्लीटेड यूरेनियम आपको अगर आपको इस्तेमाल करना है तो डिप्लीटेड यूरेनियम यहां से इस्तेमाल करिए, नहीं इस्तेमाल करना है तो आप नेचुरल यूरेनियम और लीजिए थोड़ा सा,
यहां से इतना, यहां पे जितना नेचुरल यूरेनियम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कम यहां पर नेचुरल यूरेनियम हमको इस्तेमाल करना पड़ा, समझ रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी प्लूटोनियम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लूटोनियम भी क्या है, एक फिजाइल मटेरियल है हमारा, समझ रहे हैं आप लोग। अब जो प्लूटोनियम हमने यहां पर इस्तेमाल किया, इससे क्या हो गया, ये तो फिजाइल है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी यहां पर फिर से पैदा कर दिए, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई। और ये जो नेचुरल यूरेनियम है वो क्या करता है, वो फिर से बहुत ही तेज तर्रार न्यूट्रॉन से संपर्क करता है और ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, फिर से प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर लेता है और साथ ही साथ यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर लेता है। समझ रहे हैं आप लोग, ये चीज यहां पे चल रही है। अब यहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रहा है, प्लूटोनियम भी मिल रहा है और यूरेनियम 233 भी मिल रहा है। ये भी क्या है, फिजाइल मटेरियल है, ये भी क्या है, फिजाइल मटेरियल है। और जितना प्लूटोनियम हम दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा यहां पर प्लूटोनियम हमें मिल जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, और U233 भी मिल जा रहा है। तो ये हमें यहां पर सफलता मिली है कि जितना हम दे रहे हैं फ्यूल उससे ज्यादा हम फ्यूल यहां पर निकाल पाए। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, क्योंकि भारत इस स्टेज पे लास्टली जाना चाहता है। अभी तक पहुंचा नहीं, अभी तो यहीं पर प्रोटोटाइप में हम लोग खेल रहे हैं बस। भारत इस स्टेज पे जाना चाहता है लास्टली, यहां पे हमें सफलता मिलेगी, हो सकता है हम यहां से अब कमर्शियल लेवल पे शुरू कर दे कुछ समय बाद, लेकिन यहां पे जब हम पूरी तरीके से सफल हो जाएंगे तो हम मेनली इस स्टेज पर जाना चाह रहे हैं। ये स्टेज क्या है आप समझिए, यहां पर हम थोरियम का मेनली इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर U233 जो आ रहा है यहां से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और थोरियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो थोरियम है ना, ये भारत में अबंडेंट है। यूरेनियम, ये जो थोरियम 238 है, ये भारत में अबंडेंट है। ये जो हमारे सैंड है सारे, जो हमारे समझ लीजिए समुद्री इलाके हैं तमिलनाडु वगैरह वाला, वहां पे थोरियम बिछे पड़े हैं भाई, बिछे पड़े बहुत, बस उसको आपको प्यूरिफाई करके हटाना है वहां से। इतने थोरियम है हमारे पास, रिजर्व है पूरी दुनिया का कितना, लगभग 25% भारत के अंदर रिजर्व है। वहीं यूरेनियम का कितना, मुश्किल 0.7 से 1 से 2% पूरी दुनिया का हमारे पास रिजर्व है। तो यूरेनियम का बहुत कम रिजर्व है, हमारे पास थोरियम का भंडार है। और इसी चीज को आज से कई साल पहले होमी जहांगीर बाबा ने समझ लिया था, इसी कारण से उनको भारत के न्यूक्लियर फिजिक्स का पिता कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते हैं। सोच लीजिए इस चीज को उन्होंने कितने साल पहले 1954 में ही समझ लिया था कि भाई भारत में थोरियम का भंडार है, तो हमें किस पे फोकस करना है, हमें न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस करना है कि न्यूक्लियर एनर्जी अगर पैदा करना है तो भाई थोरियम से कैसे प्रोड्यूस करें। और थोरियम से कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, जब हम फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज पे पहुंचे और सेकंड स्टेज के बाद जब हम थर्ड स्टेज पे पहुंचे, समझे आप लोग। और इसी कारण से होमी जहांगीर भाभा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। 1966 में उनकी मौत हो जाती है। उनके मौत के पीछे ही भाई साहब कई सारी थ्योरीज चलती हैं कि भाई वो नेचुरल मौत नहीं थी, उनका जो एक्सीडेंट हुआ था प्लेन एक्सीडेंट, वो शायद किसी फॉरेन एजेंट ने करवाया था। कई सारे लोग कई जगहों के, कई दूसरे देशों के एजेंट्स के नाम लेते हैं, आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, समझे। खैर आते हैं स्टेज 3 पे। अब हमारे पास थोरियम का भंडार तो है ही, हमें कमी नहीं होगी। यहां से यूरेनियम 233 यहां से मिल रहा है, उसका इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा, यहां पे जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उससे ज्यादा यहां पे प्रोड्यूस हो रही है, यहां पे जितनी प्रोड्यूस हो रही है उससे कहीं ज्यादा हम यहां पे प्रोड्यूस कर पाएंगे, समझ गए आप लोग। कई 100 साल तक और ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे जब हम स्टेज 3 पे पहुंचेंगे। और फिर थोरियम के पास तो हमारे भंडार ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यूरेनियम 233 यहां से मिल रहा है, उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर यहां से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगा और साथ साथ U233 प्रोड्यूस होगा, उसको हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर। तो यह है भारत का पूरा गम। इसलिए भारत बहुत ज्यादा खुश है कि हमें इस सेकंड स्टेज में जो प्रोटोटाइप हमारा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, यहां पर हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही चीज है जो कि मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भारत आखिर क्यों इतना ज्यादा खुश है, क्योंकि भारत इस तीसरे स्टेज में पहुंचने के लिए उसको एक बहुत अहम की यहां पर मिल गई है, बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। आई होप आपको सारा पिक्चर यहां से क्लियर हो गया होगा। अब ये तो एक पहलू था गुरु, ये तो हम न्यूक्लियर से एनर्जी पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और कहीं ना कहीं भारत के सरकार की, भारत के मिलिट्री की इस पर भी नजर होगी। अब यहां पर ये जो प्लूटोनियम हम पैदा किए हैं, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो प्लूटोनियम है, ये क्या है, ये एक फिजाइल मटीरियल है भाई, फिजाइल सब्सटेंस है, मतलब न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता है इससे। क्यों नहीं बनता ही है भाई प्लूटोनियम 239 से। तो हम पहली बार जितना कंज्यूम किया उससे ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू किया है और इसी तरीके से धीरे धीरे हम और ज्यादा प्रोड्यूस करते जाएंगे, और ज्यादा प्रोड्यूस करते जाएंगे, मतलब जो क्वांटिटी है वो हमारी बढ़ती जाएगी। और ये क्या होगा, भारत के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, यहां पर भारत के लिए बहुत बड़ा। देखिए कैसे, यहां पर
ये जो ध्रुव रिएक्टर है ट्रॉम्बे में हमारा, वहां पर जो प्लूटोनियम पर ईयर प्रोड्यूस होता है जिससे हम लोग वेपन बना सकते हैं, वेपन ग्रेड का प्लूटोनियम 12 से 18 केजी पर ईयर प्रोड्यूस होता है, समझ गए। और उससे कितना वेपन बन सकता है? 3 से 4 वॉरहेड पर ईयर, बस न्यूक्लियर वेपन पर ईयर, समझिए। वॉरहेड मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है, केवल कितना? 3 से 4। लेकिन अब ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारा शुरू हो चुका है, यहां पर जो अब प्लूटोनियम प्रोड्यूस होगा, समझ रहे हैं आप, वो कितना प्रोड्यूस होगा? धीरे धीरे 120 से 140 केजी वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम पर ईयर प्रोड्यूस होगा। कितना केजी? 120 से 140 केजी प्लूटोनियम प्रोड्यूस होगा, ऐसा प्लूटोनियम जिससे हम लोग वेपन बना सकते हैं। और उससे कितना वेपन हम लोग बना सकते हैं? न्यूक्लियर वेपन 25 से 35 वॉरहेड पर ईयर। और इसकी क्वालिटी भी, इस न्यूक्लियर वेपन की भी क्वालिटी बहुत एफिशिएंट होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि प्योरिटी बहुत जबरदस्त है, समझ रहे हैं आप लोग। तो न्यूक्लियर वेपन जो बनेगा वो बहुत तगड़ा बनेगा, और क्वांटिटी भी क्या हो पाएगी? ज्यादा बन पाएगी। तो ये भी क्या है, एक भारत के लिए नहले पे दहले का काम करेगा भाई, समझ रहे हैं आप लोग, कितनी बड़ी बात होगी। तो कहीं ना कहीं एक गेम प्लान तो भारत का यहां भी चल ही रहा होगा, कोई मूर्ख नहीं है, हर कोई समझ रहा है। ये चीज भी कहीं ना कहीं भारत को ध्यान में होगा, क्योंकि आज की तारीख में कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा भाई, कौन कब कितना खतरनाक हो जाए, आपका दोस्त कब दुश्मन बन जाए। तो अपनी तैयारी अपनी तरफ से पूरी रहनी चाहिए। ये तो हम जो लगातार युद्ध चले हैं यूक्रेन के बीच में, यहाँ पर जो यूएस और ईरान के बीच में, हमने बहुत कुछ सीखा है इन युद्ध से। और वहां पर एक चीज यह सीखा है कि भाई अपने पास पावर पूरा होना चाहिए, धौंस पूरी होनी चाहिए, कि दूसरा वाला डरे, अटैक करने से पहले 100 बार सोचे। और ये न्यूक्लियर वेपन अगर आपके पास बहुत तगड़े तगड़े और ज्यादा हो जाए तो मजाल नहीं कि कोई आपके तरफ आंख भी उठाकर देख सकता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो वो भारत कहीं ना कहीं आगे बढ़ चलेगा उस तरफ। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखिए, इसको भी यहां पर समझाया गया है, बढ़िया समझाया इन्होंने अपने आर्टिकल में, पूरा स्वराज वालों ने बहुत बढ़िया समझाया। यहां पर देखिए क्या बोलते हैं, ये क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं। भारत बोल रहा है अग्नि 5 MIRV की बात कर रहे हैं हम लोग। अब ये जो अग्नि 5 MIRV की बात कर रहे हैं, ये मल्टीपल वॉरेट्स ले जा सकेगा। अब मान लीजिए हम एक बार में 4 वॉरेट्स ले जा रहे हैं पर मिसाइल, तो 4 वॉरेट मतलब 4 फिजाइल मटीरियल, समझ रहे हैं, 4 गुना फिजाइल मटीरियल हमें पर मिसाइल पे चाहिए। ज्यादा वॉरहेड, ज्यादा हमें मटीरियल चाहिए, रॉ मटीरियल चाहिए, तभी तो हम ज्यादा वॉरहेड, ज्यादा वेपन, ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकेंगे, तभी तो वो मिसाइल लेके जाएगा। तो कहां से इतना ज्यादा आएगा अगर हम लोग केवल इस पे डिपेंडेंट रहेंगे? तो कहीं ना कहीं वो रास्ता हमें कहां से खुल के मिल रहा है? यहां से खुलते हुए दिख रहा है। उसके बाद भारत जो बात कर रहा है अग्नि 5 कैनिस्टराइज्ड की, जहां पर हम लोग रोड के जरिए अग्नि 5 को कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं, अग्नि पी को, समझ रहे हैं आप लोग। अब यहां पर भी जब रोड के जरिए हम लोग कहीं भी डिप्लॉय कर लेंगे तो भाई संख्या तो चाहिए, हमें बहुत ज्यादा चाहिए अग्नि पी बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब वॉरहेड बहुत ज्यादा चाहिए, वॉरहेड बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब मटेरियल भाई, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा चाहिए जिससे हम वॉरहेड बना सकेंगे। वो कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये सारा एक गेम प्लान यहां पर समझाएगा। अरिहंत क्लास सबमरीन की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अरिहंत का जब सबमरीन की हम बात कर रहे हैं, अरिहंत क्लास सबमरीन की, तो यहां पर हमें न्यूक्लियर वेपन और ज्यादा चाहिए। कहां से पूरा होगा? यहां से पूरा हो सकता है भाई, इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से पूरा हो सकता है। तो समझ रहे हैं ये सारा गेम प्लान क्या है। एक तरफ हम न्यूक्लियर वेपन बनाने के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चलेंगे, अभी नहीं, आने वाले कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद। और दूसरी तरफ जो न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होगी, इमेंस न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत ज्यादा। अभी हम जो भारत में कुल एनर्जी पैदा कर रहे हैं उसका केवल 3% न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा कर रहे हैं। लेकिन जब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पूरी तरीके से कमर्शियलाइज हो जाएगा, फिर हम थोरियम पे आगे बढ़ जाएंगे, वो पूरी तरीके से कमर्शियलाइज होगा, तो भाई गजब भारत का ग्रोथ होगा। और इसी कारण से पूरी दुनिया स्तब्ध है भारत के इस सफलता से कि भाई अमेरिका नहीं कर पाया, फ्रांस नहीं कर पाया, जापान नहीं कर पाया, वो काम भारत ने कर दिया, और वो काफी कम लागत में भारत ने कर दिखाया, समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। केवल रसिया अब तक क्या है, वो कमर्शियल लेवल पे बिजली प्रोड्यूस कर रहा है वहां पर अपने देश में, बाकी कोई नहीं अब तक कर पाया। तो इस कारण से हर कोई भारत की पीठ थपथपा रहा है, और थपथपाना भी चाहिए। हम अपने साइंटिस्ट पे, अपने आर्मी पे पूरा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि वो ऐसे ही भारत को नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहेंगे। भले ही हमें अंग्रेजों ने, उससे पहले अन्य आक्रांताओं ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया, हमारा सब कुछ वो लूट कर लेगा, लेकिन फिर हम जिस तरीके से बाउंस बैक कर रहे हैं वो कमाल का है।
बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए, जियो पॉलिटिक्स को विस्तार से जानने के लिए, जो हमारा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।